हेलो स्टूडेंट्स, नीट की हमारी प्रिपरेशन में बच्चों हम लोग आ गए थे अपने अगले चैप्टर की तरफ। और अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स में ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, एकदम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी ऐसा है जो हमारे समझ में नहीं आया है और नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। और एनिमल किंगडम एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे वन ऑफ द किंगडम जिसे हम कहेंगे किंगडम एनिमेलिया, या हम उसे एनिमल किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये कुछ ऐसा ग्रुप है जो एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्रुप है जो ये एनिमल से रिलेटेड है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, अब किस तरह के एनिमल से रिलेटेड है ये, तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम लिखते भी चलेंगे और सुनते भी चलेंगे, याद आता जाएगा। ये रिलेटेड है बच्चों मल्टी सेलुलर एनिमल से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? मल्टी सेलुलर एनिमल से। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हमारे आसपास या इस अर्थ पे किसी भी हैबिटेट में पाए जाते हैं वो सभी इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया, या हम इसे एनिमल किंगडम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले एनिमल्स को पढ़ना। ठीक है, अब एनिमल्स की कोई किताब तो होती नहीं है कि हम कोई बुक उठाएं और अपने घर के आसपास या अपने शहर या अपने जो हमारा टाउन है उस टाउन में या उस टाउन के आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स को हम पढ़ लें, तो ऐसी कोई बुक तो आती नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे हमारे आसपास कितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। कभी हम रास्ते पर जा रहे हैं और हमें कोई कैटल दिख जाए, कोई गाय, कोई भैंस, जिनको हम बोलते हैं आवारा पशु। ठीक है, तो कोई ऐसे कैटल्स दिख जाए, या कई बार होता है कोई एलिफेंट जो है जो शो करने वाले होते हैं, या हॉर्स जो राइडर होते हैं जो शो करने वाले होते हैं। कई बार हम सर्कस में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखते हैं। कई बार हम ज़ू में जाते हैं तो ज़ू में भी हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स, अलग अलग तरह के स्नेक्स, क्रोकोडाइल और कई चीज़ें हमें ज़ू में दिखाई देती हैं। तो जब हम इनको देखेंगे और देखने पर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई भी जो हॉर्स है वो टाइगर से अलग है, क्यों कोई एलिफेंट है जो हॉर्स से अलग है, क्यों कोई क्रोकोडाइल है जो बर्ड से अलग है, और क्यों कोई बर्ड है जो किसी स्नेक से अलग है। तो ये जो स्नेक हो गया, हॉर्स हो गया, बर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सभी हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं। और हमारी जो मेमोरी याददाश्त जो है उसी पर बेस्ड हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक पॉइंट कहूँ कि आज जब मैं सुबह कहीं मार्केट किसी काम से जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ चलता हुआ दिखा, जिसके 4 मोटे मोटे पिलर जैसे पैर थे, उसका एक बड़ा ड्रम जैसा बॉडी था, एक बड़ा उसका सिर था, 2 बड़े फैन जैसे उसके ईयर थे, और एक लंबी सी होज पाइप जैसी उसकी नाक थी। तो अगर मैं पूछूं कि मैं किस एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर आप तो घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हॉर्स के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्स नहीं, एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलो सर आपने तो हॉर्स कहा, तो भाई आप तो समझ गए ना,
तो यही आप समझो और मुझे करेक्ट करो, मुझे गलत साबित करो, यही आप समझ गए तो एनिमल किंगडम समझ गए। तो आपने बोला सर हम एनिमल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने बताए वो हॉर्स से तो मैच खाते नहीं हैं, तो उसके जो मैच हमें मिलता है वो एलिफेंट से मिलता है। अब मैं पूछूं एलिफेंट एनिमल है या प्लांट है, तो बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, एनिमल तो जो एलिफेंट तो एनिमल है, वो प्लांट कैसे होगा, उसमें फ्लावर थोड़ी लगते हैं। फिर बोले अच्छा, तो अगर वो एनिमल है तो किस किंगडम में आएगा, तो भाई एनिमलिया किंगडम में आएगा, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर हैं और उसके जैसे जितने भी एनिमल्स हैं जिनका भी हमने नाम लिया, उन सब में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस एनिमलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं, और इसीलिए इन जैसे सभी ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम एनिमलिया किंगडम को तो पढ़ेंगे, इसमें कुछ हम कैरेक्टर्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन इन कैरेक्टर्स को और इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका बेस। क्या समझना पड़ेगा? बेस, कि किस बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, किस बेस पर इन्हें हम एक दूसरे से अलग करते हैं, किस बेस पर हम एलिफेंट को एलिफेंट और हॉर्स को हॉर्स कहते हैं। ये हमें बेस अगर समझ में आ गया, ठीक है, बेस अगर समझ में आ गया तो एनिमल किंगडम हमारे लिए सबसे इजी टॉपिक होगा और बहुत इजीली हम इसमें अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन का बेस नहीं समझ में आया, भाई देखो बेस जितना स्ट्रांग रहता है बिल्डिंग उतनी मजबूती से खड़ी रहती है। तो यानी इस चैप्टर में, एनिमल किंगडम चैप्टर में, जो शुरुआत के कुछ लेक्चर्स हैं, जो क्लासिफिकेशन से पहले के लेक्चर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिसमें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि आगे की कहानी इन्हीं पर डिपेंड करती है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का। बेसिस अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने जैसे बोला कि इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं भाई, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। अब इस पर एक पॉइंट आ गया कि इसमें यूनिसेलुलर नहीं आते, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स इसमें नहीं आते। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स जो हैं दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, वो प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ एक उसका फाइलम है, छोटा ग्रुप है, प्रोटिस्टा एक किंगडम बड़ा ग्रुप है, उसका छोटा ग्रुप प्रोटोजोआ, तो वो इसमें बिलोंग नहीं करते। लेकिन हम देखेंगे कि जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ी हेल्प करता है हमें एनिमल किंगडम को समझने के लिए, एनिमल किंगडम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बच्चों हम इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि एनिमल्स कहते किसको हैं। ठीक है, किसको हम एनिमल कहेंगे और किसको हम एनिमल कहेंगे? एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक, यानी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, और हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब कि वो प्री प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करता है, पहले से प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करता है, उसे हम एनिमल कहेंगे। एंड एनिमल किंगडम इज द मोस्ट डाइवर्स देन द प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, किसके? प्लांट किंगडम से। कैसे पता चलेगा ये? तो ये हमें पता चलेगा, कुछ ऐसे कंपैरिजन और कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इन वैल्यूज़ को हम ध्यान से सुनेंगे और इन वैल्यूज़ को आगे भी हम यूज़ करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। जब साइंटिस्ट, हमने मतलब साइंटिस्ट, ठीक है, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, जब साइंटिस्ट ने अर्थ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया तो पता चला कि अभी तक लगभग अर्थ पे अभी लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है, कितनी प्रेजेंट है नोट कर लेना, 1.7 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें मोनेरा भी हैं, प्रोटिस्टा भी हैं, फंजाई, सब कुछ हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक, सभी को मिलाकर अभी तक रिकॉर्ड जो बनाया गया कि अभी अर्थ पे 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी लगभग 17.5 लाख। ठीक है, और इस 17.5 लाख में से लगभग 5 लाख प्लांट की स्पीशीज हैं। कितनी भाई? 5 लाख जो है वो प्लांट की स्पीशीज हो गई, और इसमें से लगभग जो रिमेनिंग है उनमें लगभग 12 लाख जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है, 12 लाख जो है ये एनिमल्स की स्पीशीज है। तो एनिमल्स का जो नंबर है, स्पीशीज का मतलब सभी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, स्पीशीज का मतलब हो गया डिफरेंट, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, यानी जिनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है। तो एक स्पीशीज, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, ठीक है, हम एक स्पीशीज हैं, और जिसे हम होमोसैपियन बोलते हैं, तो सैपियन हमारी स्पीशीज का नाम है। तो ऐसी हमारे जैसे लगभग 12 लाख स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं। और आगे हम जब देखेंगे कि इस 12 लाख स्पीशीज में से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अलग अलग ग्रुप है और अलग अलग नंबर है, यानी कुल मिलाकर एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ स्पीशीज अगर किसी किंगडम में पाए जाते हैं तो वो नन अदर देन एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो 12 लाख स्पीशीज जो हैं एनिमल्स की, इन सबको एक जैसे जो एनिमल है उनको एक ग्रुप में डिवाइड करो, अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखो, तो इन्हें हम अलग अलग ग्रुप में जो डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, जो कोशिश करेंगे, इसी कोशिश को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हम लोग असेंबली में जाते हैं, कभी स्कूल की असेंबली लगती है, सो वहाँ पर सब अपने क्लास वाइज या सेक्शन वाइज खड़े होते हैं। फिर जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ हाउस वाइज खड़े होते हैं, अपना जो हाउस होता है जो हमें अलॉट होता है। जैसे हमारी बुक्स हैं, ठीक है, कभी हमारा मन होता है कि आज हम अपना बुक शेल्फ अरेंज करेंगे, तो बुक शेल्फ अरेंज करते हैं तो उसमें कई शेल्फ्स होते हैं। तो मैथ्स की बुक और मैथ्स की कॉपीज़ एक शेल्फ पर, साइंस की बुक और साइंस की कॉपीज़ एक शेल्फ पर, ठीक है, इंग्लिश की बुक और इंग्लिश की कॉपीज़ एक शेल्फ पर। तो ऐसे हम अरेंज करते हैं। यही जो हमारा अरेंजमेंट है इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। किस बेस पर अरेंज किया? क्लास में हम असेंबली में जाके खड़े होते हैं तो किस बेस पर खड़े होते हैं? क्लास वाइज। तो हमारा जो क्लास और सेक्शन की आइडेंटिटी है वो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वहाँ पर बन जाता है। हम ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए तो वहाँ जो हाउस अलॉट हमें किया गया है वो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बन जाता है। हम घर में बुक शेल्फ अरेंज करते हैं तो बुक्स का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बन जाता है। तो जब भी हम एनिमल्स को या किसी भी प्लांट, किसी को भी किसी बेस पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं भाई हमारा स्कूल वेयर जो है, स्कूल के कपड़े अलग होते हैं, हमारे होम वेयर जो क्लोथ्स हैं वो अलग होते हैं, हमारे पार्टी वेयर क्लोथ्स अलग होते हैं। ठीक है, कभी ऐसा कि पार्टी में जाना हो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के चले जाएं? नहीं जाते, और मेरे ख्याल से कभी ऐसा करना भी नहीं, ठीक है, वरना पार्टी से भगा दिए जाओगे। तो कभी ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि वहाँ समझ जाएंगे कि ये स्कूल वाले हैं और खाना खाने आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो ये हम क्या करते हैं, क्लोथ्स को, इवन हमने क्लोथ्स तक को उनके इवेंट के बेस पर हमने डिवाइड कर दिया, तो वो भी क्या हो जाता है? हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। तो अब हम देखेंगे कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में, यानी एनिमल किंगडम को जब हम इनके ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से ऐसे
पॉइंट हैं जिनके बेस पर हम अलग अलग एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं, और उन पॉइंट्स को हम कहेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम लेके चल रहे हैं, और इसको उतने ही सिंपल तरीके से आप समझने और लिखने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे इसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह के स्ट्रक्चर्स, मतलब बॉडी है वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से बनी है। जैसे हमने बोला कि एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर आते हैं, तो यानी इसमें यूनिसेलुलर नहीं है। अब मल्टी सेलुलर है तो सेल्स मिलकर टिश्यू बना सकती हैं, ठीक है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना सकते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना सकते हैं। तो किस तरह का, इसी को बोलते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाई दे रहा है। एक दूसरा, उस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री क्या होती है भाई, बड़ा बेसिस सबको मालूम होता है कि सिमेट्री के बारे में सब लोग समझते होंगे कि सिमेट्री क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको इसके बारे में बताएं, और अगर आपको इसकी थोड़ी सी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ज़रूर नोट करें। बॉडी सिमेट्री हो जाती है कि बॉडी को ऐसे किसी प्लेन में डिवाइड करें जिससे कि बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स बने और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें। ठीक है, तो सिमेट्री उसी को कहते हैं जिसमें कि बॉडी के या कोई भी सरफेस है जिसके दोनों पार्ट्स, दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि हेड हमारे केवल अपर पार्ट में है और लेग हमारे केवल लोअर पार्ट में। जबकि अगर हम बीच से मीडियल, ये मीडियल लाइन होती है, मीडियल लाइन में अगर हम कट करेंगे तो हमारे बॉडी के दो पार्ट बनेंगे, लेफ्ट और राइट, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। थर्ड आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर क्या है, डिटेल में देखेंगे। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है तो सबसे पहले सेल्स की लेयर बनती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दो सेल्स की लेयर पाई जाती हैं, मतलब डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो डबल लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उन एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनमें इन दो के अलावा एक तीसरी सेलुलर लेयर बन जाती है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। और जो ये मीजोडर्म की लेयर है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक वो हो गए जिनमें दो जर्मिनल लेयर थी, यानी वो कम डेवलप होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीन जर्मिनल लेयर होती है, यानी वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो एनिमल्स हमें याद रखने हैं। किसके बेस पर, जर्मिनल लेयर के बेस पर। फिर आता है सीलोम। सीलोम के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर इसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं समझा सकते, अंदर जब हम इनको डिटेल में देखेंगे तो वहाँ हम समझेंगे। अभी बस ये समझें कि हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम सीलोमिक कैविटी या सीलोम कहते हैं, या जिसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर भी कई ऐसे क्लासिफिकेशन दिए हैं, और इसी बॉडी कैविटी में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, कि बॉडी में सेगमेंट पाया जाए। जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी बॉडी जनरली 3 सेगमेंट में पाई जाती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, नेक के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज हेड। नेक से लेके डायफ्राम तक का जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज थोरैक्स, और डायफ्राम की जो नीचे का पार्ट है पूरा दैट इज टर्म्ड एज एब्डोमेन। तो मेटामेरिज्म हो जाता है, यानी सेगमेंटेशन किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें अर्थवर्म को, तो अर्थवर्म की बॉडी पर हमें बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिलते हैं, और इसलिए हम उसे मेटामेरिज्म कहते हैं, और एक कैरेक्टर ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसे माना गया है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज अ primitive protective structure
फॉर नर्वस सिस्टम और प्रिमिटिव नर्व कॉर्ड। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरल पार्ट है, उसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हॉलो जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। और ऐसे जिनमें ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं या कॉर्डेटा कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड यानी नॉन कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और कॉर्डेट या कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसको भी हम देखेंगे कि ये नोटोकॉर्ड क्या होता है और किस तरह से ये नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में पाया जाता है और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, क्या उसका बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस है, जिसको भी हम देखेंगे अपने इस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक। और इस क्लासिफिकेशन के टॉपिक को बहुत डिटेल तरीके से लेके चलना बेटा। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, और जितनी स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग आप समझते चलोगे, ठीक है, उतना आपको मज़ा आता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, मैं कुछ अपने तरीके से बताने की कोशिश करूँगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, हमारा तो स्टूडेंट लाइफ बीत गया, अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, लेकिन एक शेयर हम आपसे करना चाहते हैं कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो कहीं हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर हम रूम शेयर करते हैं, अपने जो हमारे रूममेट होते हैं उनके साथ रूम शेयर करते हैं। वहाँ पर हमारा जो फूडिंग लॉजिंग है वो हॉस्टल मैनेज करता है, और अगर गवर्नमेंट हॉस्टल में है तो हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। बट व्हाट हैपन कि इफ़ अगर हम खुद एक रूम लेकर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कॉलेज या प्रिपरेशन टाइम में है और पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक रूम लेकर रह रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसी से समझने की कोशिश करना और बहुत ईजिली समझ में। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि हम एक रूम लेके रहते हैं। अब हम एक रूम लेके, खासकर मैं बात करूँगा मैं उन शहरों की जहाँ पर हमारा स्टडी टाइम बीता हुआ है। मैं बात करूँगा बनारस की, मैं बात करूँगा इलाहाबाद की, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। तो इन शहरों में क्या होता था कि बच्चे रूम लेकर रहते थे और खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। यानी उस रूम को अगर हम देखेंगे तो एक तरफ उनका बेड लगा है, एक तरफ उनका जो है स्टडी टेबल लगा है, एक छोटा सा टेबल लगा के उसके ऊपर वो खाना भी बना लेते हैं। रात में साइकिल भी उनकी रूम में पार्क हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि सभी काम जो है उस एक रूम में ही होता है, और ये जो सभी फंक्शन हम एक रूम में परफॉर्म करता है, एक ही पर्सन सभी काम करता है। ये बड़ा एक लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। ऐसा ही प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल एनिमेलिया किंगडम में नहीं मिलता, ये मिलता है किसमें, प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ में। तो जहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंगल प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सारी फिजियोलॉजिकल और सारी बॉडी एक्टिविटी उनके सिंगल प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। और सिंगल प्रोटोप्लाज्म में जब ये बॉडी एक्टिविटी पाई जाती हैं तो वो वैसा ही कि एक सिंगल रूम है और उसी में सारी एक्टिविटी होती है। हम पढ़ाई भी करते हैं, कुकिंग भी कर, खाना भी बना लेते हैं, वही हमारा गैराज भी है, वही बेडरूम भी है, वही स्टडी रूम भी है, सब कुछ यानी एक कमरे का घर, ठीक है। दैट इज़ वो हो जाता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बड़ा सिंपल है। दूसरा आ जाता है, थोड़ा सा डेवलप होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। हमने बताया कि ये किस में मिलता है, यूनिसेलुलर, यानी इसका एग्जांपल हमें मिलेगा प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा बिलोंग करता है, याद रखना, प्रोटोजोआ। फिर आते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है। सेलुलर लेवल में क्या हो गया कि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर होते हुए भी जो सेल्स हैं
इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दे लैक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता। और सेल्स एक साथ रहती हैं लेकिन ये सभी अपना फंक्शन, सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करती हैं, यानी इंडिपेंडेंटली अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करना कि भाई हम एक रूम लेकर रह रहे हैं और हमारे बगल में एक और स्टूडेंट है, वो भी अपना रूम लेके रह रहा है, एक बगल में और है, वो भी अपना रूम लेके रह रहा है, और सभी अपनी एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कहने को तो हम ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसकी सभी सेल्स सभी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और इसको हम कहते हैं लूज सेल एग्रीगेट लेवल भी, ठीक है। हम इसको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कह लें या लूज सेल एग्रीगेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन कह लें। और ये ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल पाया जाता है स्पॉन्जेस में, ठीक है। स्पॉन्जेस क्या होते हैं भाई, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि एक फाइलम मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा जिसे हम फाइलम कह रहे हैं, और उसका नाम है पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा किंगडम या पॉरीफेरा फाइलम, नॉट किंगडम, पॉरीफेरा फाइलम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। सो स्पॉन्जेस जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन फिर भी उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, उनमें सेल एग्रीगेट लेवल या लूज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेशन अमंग द सेल्स, उन सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। और ये हमें केवल और केवल स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। तो याद रखना, हमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में मिलता है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है यानी प्रोटोजोआ में। हमें जो है सेलुलर लेवल किस में देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है पॉरीफेरा में, जिन्हें हम स्पॉन्जेस कह रहे हैं, ठीक। आगे आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, हम नोट करते हुए चलें कि स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा। देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे हम आगे। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू मतलब अब कुछ सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में कुछ सेल्स हैं और ये सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे कर लेती हैं, ये अपना जो वर्किंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन एंड अदर टाइप ऑफ सेल परफॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो देखने को मिलता है कुछ और एनिमल्स का ग्रुप है जिन्हें हम सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा कहते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा एक अलग फाइलम है और टीनोफोर एक अलग फाइलम है। तो ये वो फाइलम है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। और जब ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा और बढ़ता है तो कुछ टिश्यू मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं और दूसरे कुछ टिश्यू मिलकर कोई दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं और वो बन जाते हैं ऑर्गन। तो इफ़ सेवरल टिश्यू यूनाइट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन देन इट इज़ नोन एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये लेवल अब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और organ level of organization form when tissue are arranged into organs and the organs are associated to form organ system. So organ level जब tissue unite होते हैं एक function perform करते हैं, और जब organ unite होकर एक single function perform कर लें तो उसे organ system कहते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीज में, ठीक है। ओनली एंड ओनली प्लेटीहेलमिन्थीज में। कौन सा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इससे जो ज़्यादा डेवलप हैं, ज़्यादा डेवलप का मतलब जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो कम डेवलप होते हैं उन्हें लोअर एनिमल्स कहा जाता है, जो ज़्यादा डेवलप होते हैं उन्हें हायर एनिमल्स कहा जाता है। ये लोअर हायर ये मत समझना कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। लोअर का मतलब लेस डेवलप, हायर का मतलब मोर डेवलप। तो जो इवोल्यूशन में जो पहले डेवलप हुए थे, पहले बने थे, वो लोअर एनिमल्स थे, और जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया फिर हायर एनिमल्स बने, वो दे आर मोर डेवलप्ड एनिमल्स, ठीक है। तो
प्लेटीहेलमिन्थीज एक अकेला ऐसा फाइलम है, याद रखना इस पॉइंट को, स्टार लगा लेना। प्लेटीहेलमिन्थीज एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और इससे जो ऊपर है, इससे ऊपर मतलब कौन से, यहां पे लिखा है एस्केहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, ठीक है, एस्केहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, इनमें पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो याद रखना कि ऑर्गन लेवल हमें मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीज में, और उसके ऊपर एस्केहेलमिन्थीज हो या एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मिटा हो, हेमिकॉर्डेटा हो, कॉर्डेटा हो, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यानी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम इनकी बॉडी में पाया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, हमने उसका भी एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। प्रोटोप्लाज्मिक ये पाया जाता है प्रोटोजोआ में। हालांकि वो एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है, लेकिन एनिमल किंगडम को समझने के लिए हम प्रोटोजोआ को एज ए बेसिस समझते हैं। ठीक है, तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे। सो ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल शो कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निडेरियन एंड प्लेटीहेलमिन्थीज इज इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और आ गया। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कैसा है ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निडेरियंस मतलब होता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंगल ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो जो भी सिंगल ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर होता है उसे इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट, या हम उसे ब्लाइंड सैक भी बोल सकते हैं, या ब्लाइंड ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारी बॉटल है, एक बॉटल है, बॉटल में एक ओपनिंग होती है, पानी वहाँ से अंदर जाता है, वहीं से पानी बाहर आता है। वाटर बॉटल की बात करूँगा मैं। तो इनमें जो निडेरिया है, यानी जो प्लेटीहेलमिन्थीज में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, एंड दैट सिंगल ओपनिंग एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। तो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है, और उस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और जैसा इनमें बॉडी प्लान पाया जाता है तो उसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। तो ये एक बॉटल जैसा आप समझ लीजिए, एक ओपनिंग है बॉटल जैसी, और सिंगल ओपनिंग से जो सब्सटेंस है वो अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है। ठीक है, तो ये सिंगल ओपनिंग है, और ये हमें देखने को मिलती है कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम इस बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट आता है कि वेयर एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दो ओपनिंग पाई जाती है। वन ओपनिंग जो है माउथ की तरह काम करती है, और दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस की तरह काम करती है। अब इसमें बाहर तो हो गया बॉडी वॉल, और अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो इसको अगर हम कट करके देखेंगे तो हमें एक बाहर बॉडी वॉल दिखेगा और उसके अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक दिखेगा। तो एक बाहर हमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके अंदर हमें एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें सिंगल ओपनिंग है विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, दैट रिप्रेजेंट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
और जो एनिमल्स हैं जिनमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, एक ओपनिंग जो माउथ होती है, ठीक है, दूसरी ओपनिंग जो एनस होती है, इनमें जो है एक बॉडी वॉल की आउटर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल का इनर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, याद रहेगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर भी ये हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे कि कौन सा बॉडी प्लान किस में पाया जाता है जब हम फाइलम और दूसरे ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सर्कुलेशन के बेस पर भी एक क्लासिफिकेशन सामने आता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक होता है जिनमें ओपन सर्कुलेशन होता है और दूसरा होता है जिनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो बड़ा सिंपल है, इसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो ब्लड वेसल्स की जगह पे क्या होता है भाई, ओपन कैविटीज़ होती हैं, यानी ब्लड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। एंड दीज ब्लड फिल्ड कैविटीज़ आर नोन एज हेमोसील। क्या बोलते हैं, हेमोसील। ब्लड जो है इन कैविटीज़ में जाता है, बॉडी टिश्यू इन्हीं कैविटीज़ से ब्लड लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं कैविटीज़ से ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। हार्ट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती किसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का इंटरनल सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज, टाइप ऑफ ब्लड वेसल, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एफिशिएंसी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 30 से 40-45 मिनट्स तक का ही हो, क्योंकि इतने टाइम में जो टॉपिक्स कंप्लीट हो पाते हैं उनको हम फिर अगले टॉपिक को इसको स्टार्ट करूँगा तो ये लेक्चर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो देखते हैं बॉडी सिमेट्री को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।